सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज JIT में पेश हो गई। ऑफशोर कंपनीज, लंदन फ्लैट्स और वालिद के जेर कफालत होने से मुताल्लिक पूछताछ का इम्कान है। जुडिशल अकेडमी में दाखिल होने से पहले चेहरे पर मुस्कुराहट थी मरियम नवाज के, जबकि उन्होंने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया। जी हाँ, बड़े केस की बड़ी पेशी। इस मौके पर मरियम नवाज जब यहाँ पर पहुंची, इस गाड़ी में वो मौजूद थी और जैसे ही वो इस गाड़ी से उतरी, वहाँ मौजूद जो कारकुनान थे उनके नारों का उन्होंने जवाब दिया हाथ हिलाकर, और वजीर आजम की साहबजादी JIT के सामने पेश हो गई हैं। और इस तक आपको लिए चलते हैं JIT सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहां नून लीग के तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेवन डेविस के केस से सीखना चाहिए और मैं उम्मीद होगी कि वो अदारे जो जिम्मेदार हैं वो इन कठपुतलियों को रोकेंगे, और नहीं तो अवामी JIT में अवाम आपके इनको रोकेगी। बहुत शुक्रिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे पहले हम आपको बता रहे थे और मनाजिर भी दिखा रहे हैं मरियम नवाज की पेशी के। आज सुबह मरियम नवाज JIT के सामने पेश हुई। ऑफशोर कंपनीज, लंदन फ्लैट्स और वालिद के जेर कफालत होने से मुतल्लिक उनसे पूछगछ का इम्कान है। जब वो जुडिशल अकेडमी आई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उन्होंने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। इस मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात भी थे। 2500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं और एक ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है खुसूसी इस पेशी के लिए। बिल्कुल, एक खास ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है इस्लामाबाद के लिए, ताकि किसी को मुश्किलात पेश ना आए। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को आज सुबह 11 बजे पेश होने का समन मिला था और आज वो मुकर्रर वक्त से कुछ देर पहले पहुंची। उस वक्त के आप मनाजिर देख रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है जब से पूछगछ इनसे जारी है। JIT का इजलास भी अपना मुकर्रर वक्त पर शुरू हो चुका था। एडिशनल डायरेक्टर FIA वाजिद ज़िया की ज़ेर सदारत ये इजलास इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद इस वक्त JIT सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। एजाज, बताइएगा, अब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, इजलास जारी है, अंदर से कुछ इत्तलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ पेश हो चुकी हैं मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने। हमारे ज़राए बताते हैं कि मुश्तरका तहकीकाती टीम के आज 6 अरकान पूरे नहीं हैं। कल भी 6 के 6 अरकान पूरे नहीं थे। कम अज़ कम 2 अरकान कल नहीं थे, वो दुबई गए हुए थे। आज सुबह 2 अरकान आए हैं, लेकिन अब हमारे पास जो इतला है, अब तक उन्होंने आके जो तफ्तीश हो रही है जारी, उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। किसी लम्हे वो आ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। मरियम नवाज का जो बयान है वो कलमबंद होना शुरू हो चुका है। जी अच्छा एजाज, ये वही 2 अरकान हैं जो दुबई गए थे और अभी तक इस इजलास का हिस्सा नहीं है? जी बिल्कुल, ये वही 2 अरकान हैं जो दुबई गए थे। ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद और साथ उनके इरफान मंगी है जो कि नैब की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और अहम वाक़या ज़रूर हुआ है कि हमने देखा कि जब कैप्टन सफदर यहाँ पर सवालों के जवाब दे रहे थे और उनके साथ थे अमीर मुकाम, तो एक यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, शाहिद मेतला उनका नाम है, उन्होंने सवाल उनसे किया मरियम नवाज़ की कफ़ालत के हवाले से। तो उसके जवाब में कैप्टन सफदर ने उनके ऊपर ज़ाती हमला किया और उनका नाम लेकर कहा कि उन्होंने भी कोई दरख्वास्त दे रखी है। आमतौर पे देखते ये हैं कि जब जर्नलिस्ट सवाल करते हैं तो उनके ऊपर जो सियासतदान है वो ज़ाती हमले नहीं करते, लेकिन उस सूरत में ज़रूर करते हैं जब उनको कोई सवाल बुरा लगे। तो उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी एक बदनज़मी यहाँ पर हुई। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक एहलकार भी था जिसने आके उस जर्नलिस्ट को एहतजाज करने से रोका। फिर बाद में जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वो जो वर्कर थे उनको यहाँ से निकाला। जी अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा, मरियम नवाज को कुछ दस्तावेजात भी साथ लाने को कहा गया था, क्या वो लेके आई थी? कुछ नजर आ रहा था? जी मरियम नवाज़ दस्तावेज़ात लेकर आई हैं और अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मियाँ नवाज़ शरीफ फैमिली के एक खसूसी मावन है, मौज़म उनका नाम है। हमने देखा कि वो जो दस्तावेज़ात हैं मियाँ मरियम नवाज़ के एहसासों की तफसीलात, उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात, उनके टैक्सेस की तफसीलात और उन्होंने सरमायाकारी जो कर रखी है उसकी तफसीलात, तो वो लिफाफों में लेकर आए हैं। मरियम नवाज़ के जो मावन हैं और शरीफ फैमिली के जो मावन हैं वो और मरियम नवाज़ ने वो जो तफसीलात हैं वो मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश किए। और यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो 25 तारीख को मरियम नवाज़ साहिबा को जो समन जारी किया गया था, उस समन में ये लिखा गया था कि वो अपने हमरा मुतल्लिका दस्तावेज़ात लेकर आएँ।
शुक्रिया एजाज, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। आप ये मनाजिर देख रहे हैं। ये मनाजिर आपसे कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले के मनाजिर हैं, जब मरियम नवाज वजीर आजम की साहबजादी JIT सेक्रेटेरिएट पहुंची। वो अपनी गाड़ी से उतरी और उन्होंने कारकुनान के नारों का जवाब दिया, हाथ हिलाकर, और फिर वो जुडिशल अकेडमी की इमारत के अंदर दाखिल हो गई। मरियम नवाज की पेशी से पहले जोशीले कारकुनों और रहनुमाओं की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी रहा, जो इस वक्त भी वहां मौजूद हैं। हाथों में मरियम नवाज की तस्वीरें और लबों पर नारे, और रास्तों में आई तमाम रुकावटें जो थीं वो इन कारकुनान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो यहाँ पहुंच रहे थे उन्होंने यहाँ से हटा दी। पुलिस से मुठभेड़ भी हुई है। बिल्कुल, इसी से मुतालिक तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजम खान से। आजम, बताइएगा, कारकुनान की बड़ी तादाद जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी, इस वक्त जुडिशल अकेडमी के एक तरफ पार्क के एक तरफ जहाँ पे मरियम नवाज को तफ्तीश के लिए पेश होना पड़ा, कारकुनान की बड़ी तादाद आज यहाँ पर पहुंची है। पहले इतनी बड़ी तादाद के अंदर कभी भी नवाज लीग के कारकुनान यहाँ पर नहीं आए। आज बड़ी तादाद में वफाकी काबीना के मेंबरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कारकुनान हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। आज पहली दफा मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमा है वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि कारकुनान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। शदीद इस वक्त गर्मी भी है, हबस भी है, उसके साथ वो यहाँ पे छोटी छोटी रैलियां भी निकाल रहे हैं और मरियम नवाज के हक में नारे भी लगा रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी नारे लगा रहे हैं कि एक दफा फिर अगली दफा जो दौर होगा वो मुस्लिम लीग नवाज को होगा। इस वक्त जो ज्यादा लीड कर रहे हैं आबिद शेर अली हैं, जो कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं, उनके खून को गरमा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और साथ साथ मीडिया से बात कर रहे हैं। आजम, हमारे पास इत्तलात हैं कि बास मुकामात पर बदमज़गी भी देखने में आई है, आपके पास इससे मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं? आजम, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो हम ये जानना चाहते हैं कि बाज़ मुकामात पर बदमज़गी भी देखने में आई है, आपके पास कुछ इत्तला है? आप सवाल दोबारा मुझे बता दीजिएगा। आजम, हम ये जानना चाहते हैं कि बाज़ मुकामात पर बदमज़गी भी रिपोर्ट हो रही है, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि आज कारकुनान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए, जो ट्रैफिक का निजाम था वो भी काफी देर के लिए मुअत्तल रहा। जो मरीज थे वो ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक पुलिस के पास कोई मुतबादल रास्ता नहीं था। हमारी बात हुई है तारिक फजल चौधरी से, जो वज़ीर मुमलिकत हैं और सेहत के शोबे को देखते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं इस तरह की सूरत हाल का, तो उनका ये कहना था कि कारकुनान आज उनके ऊपर क़यादत का कंट्रोल नहीं है, और जो भी हो रहा है वो जज्बात में हो रहा है, और किसी बात की भी गारंटी नहीं दी जा सकती। जी बहुत बहुत शुक्रिया आजम, आपसे मजीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। और आपको बताएं कि पुलिस ऑफिसर की जानिब से मरियम नवाज को सलूट करने पर इमरान खान बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बात नाकाबिले फहम है कि आम शहरी को सरकारी प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। इमरान खान बरहम नजर आए, और वजह इनकी ये थी कि वो मंजर कि जब वो खातून पुलिस ऑफिसर जिनको खास तौर पर तैनात किया गया था इस मौके पर, वो जब मरियम नवाज पहुंची हैं तो उन्होंने मरियम नवाज को सल्यूट किया। उस पर इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बरहम हो गए हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि ये बात नाकाबिले फहम है कि आम शहरी को सरकारी प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में JIT के सामने पेश हो रही हैं, और यह बात नाकाबिले फहम है कि एक आम शहरी को सरकारी प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। जबकि आपको बताएं कि वजीर आजम के मावन खुसूसी आसिफ किरमानी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि JIT की 2 रुकनी टीम सैर सपाटे करने दुबई गई थी। JIT का कत्ल ना जाना हकायक छुपाने के मुतरादिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि बोले JIT अपने अकाउंट्स भी तैयार रखे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी आसिफ किरमानी बोले कि JIT अपने अकाउंट्स भी तैयार रखे, कौम के टैक्स के पैसों का हिसाब देना होगा। उन्होंने इमरान खान से कहा जो खेल आपने शुरू किया उसे हम खत्म करेंगे। आसिफ किरमानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए जरूरी है हमारे अहम गवाह का बयान देने का हुक्म दिया जाए।
पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज ने टीवी पर आकर बयान दिया कि मरियम नवाज ट्रस्टी हैं। मरियम नवाज साहिबा की जेआईटी में पेशी हमारी वजह से नहीं हुई। मरियम नवाज साहिबा को हुसैन नवाज साहब के बयान की वजह से बुलाया गया है, जबकि हुसैन नवाज साहब की पेशी नवाज शरीफ साहब के बयान के बायस हुई, जिसने सरमायाकारी की और जिसके साथ की दोनों इंतकाल कर चुके हैं। मियां शरीफ मरहूम के पासपोर्ट पर कतर का कोई वीजा नहीं है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि शरीफ खानदान की तीनों नस्लों का हिसाब ही गड़बड़ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मरियम नवाज की जेआईटी में पेशी के मौके पर ए कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई, जिससे इस्लामाबाद के शहरियों को शदीद परेशानी उठानी पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज के पास कौन सा सरकारी ओहदा है, क्या वो डेप्यूटी वजीर आजम है? मरियम नवाज शरीफ साहबा की पेशी के ऊपर इस्लामाबाद के शहरियों के साथ जो किया जा रहा है, यानी पूरा इस्लामाबाद बंद है। 2500 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार 1 किलोमीटर के एरिया के ऊपर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि मरियम नवाज साहिबा के पास पाकिस्तान में कौन सा सरकारी ओहदा है? क्या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है? वो क्या है कि जिनके प्रोटोकॉल के लिए नीम फौजी दस्ते इस्लामाबाद की हिफाजत कर रहे हैं? पुलिस पूरे की पूरी इस्लामाबाद की और पंजाब से पुलिस एक्स्ट्रा जो है वो इस्लामाबाद में बुलाई गई है। आखिर उनकी सियासी और उनकी सरकारी हैसियत क्या है? और मरियम नवाज की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है। इससे मुताल्लिक खबर ये कि इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद से खन्ना पुल तक ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई और मरीजों यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर रहे हैं, जो हम मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जैसे कि मनाजिर इनको थोड़ा हम डिफाइन कर दें। इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद को आप देख सकते हैं, जहां फैजाबाद से खन्ना पुल तक ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इसकी वजह से मरीज़ और इसके अलावा यूनिवर्सिटी जाने वाले जो तलबा हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और सुबह का वक्त था जिस वक्त के मनाजिर हैं, और सुबह 10 बजे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे शहरी, और शहरियों से भी जब गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदों ने तो उनका यही कहना था कि सुबह 10 बजे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन बेचारों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अस्पताल में पेंडेस का दर्द हो रहा है तो वहाँ पे जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए। जी, ट्रैफिक में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं गाड़ियों की। इस्लामाबाद का इलाका है फैजाबाद और खन्ना पुल तक ट्रैफिक की लंबी कतारें हैं। और अभी हमने आपको सुनवाया भी कि किस तरह से लोग बता रहे हैं एक सूरत हाल के बाद उनको जो परेशानियाँ पेश आ रही हैं। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे। इरशाद कुरैशी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। इरशाद, कहाँ मौजूद हैं आप? ट्रैफिक की क्या सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे आप? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर रैली की वजह से जो ट्रैफिक जैम थी वो अभी तक ट्रैफिक वहाँ पर जैम है। फैजाबाद और खन्ना पुल के साइड से आने वाले और इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले लोग हैं, उनको सख्त परेशानी का सामना है। इस वक्त भी फैजाबाद पर बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम है, जो 0 पॉइंट तक जो है गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और काफ़ी लोग बीच में फंसे हुए हैं। बिलखुसूस जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ कुछ हॉस्टल्स में भी जाना था, जो वहाँ पर फंस चुके हैं। ताहम पुलिस की जानिब से जो है रैली को जो रोकने की कोशिश की गई थी वो नाकाम हुई है। उसके बाद जो है ये ट्रैफिक जैम हुआ। पुलिस की नफरी जो है मजीद जो है इस्लामाबाद पुलिस ने तलब की है, लेकिन ट्रैफिक जैम की तरफ अभी किसी की तवज्जो नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि मजीद जो है नून लीग के कारकुन इस्लामाबाद में दाखिल ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कारकुनों की तादाद जो है इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है। कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं और कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं। ताहम जो ट्रैफिक जैम है वो इस्लामाबाद से फैजाबाद से लेकर 0 पॉइंट तक दूसरी जानिब खन्ना ट्रैफिक जैम अभी हुआ है। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे इरशाद कुरैशी। और अब रुक करते हैं अहमद सुभान का। अहमद, बताएगा आप कहाँ पर मौजूद है, किस पॉइंट पे मौजूद हैं और वहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? कोई ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड किया गया है? जी बिल्कुल, फैजाबाद के मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए जिसमें ट्रैफिक जैम में शहरी फंसे हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी मदद आपके तहत आप बिलाखिर शहरियों ने यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर से और ग्रीन बेल्ट के ऊपर से जाना वापस शुरू किया है। या फिर इनके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट भी मौजूद है कि जो मरी रोड है टूवर्ड्स सिरीना चौक, वो एक रोड खुला हुआ है जिसके ऊपर शहरी जाना शुरू हुए हैं। इसी के साथ साथ जो
इस्लामाबाद पुलिस है उनके अफसरान से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जब तक मरियम नवाज JIT में पेशी के बाद यहाँ से वापस नहीं जाती तब तक ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ जो दीगर रूट्स हैं जिसमें I9 है, 9th एवेन्यू जो है, या फिर इसके साथ I8 का एक एंट्रेंस है, वो भी तो टोटली तो बंद है रावलपिंडी की तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए। और जिस तरह से इस्लामाबाद में जो फैजाबाद का पॉइंट है वो बहुत मेन पॉइंट है, इसमें जो आमतौर पे डेली की एक तादाद है रफली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 4 से 5 लाख गाड़ी है जो यहाँ से एंटर होती है इस्लामाबाद सिटी में, जिसकी वजह से जो आज बंद हुई तो तकरीबन खन्ना पुल तक फैजाबाद से तकरीबन ये 3 से 4 किलोमीटर का पैच है जहाँ पे ट्रैफिक की कतारें लगी और शहरी काफी परेशान हैं। अहमद सुभान हमारे नुमाइंदे जैसे कि अपडेट कर रहे हैं और इससे पहले इरशाद कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। ट्रैफिक की काफ़ी बुरी सूरत हाल है, मैनेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी किया गया था लेकिन पुलिस भी मौजूद है, इसके बावजूद गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद से जैसे कि हमारे नुमाइंदे अहमद सुभान बता रहे थे, फैज़ाबाद से खन्ना पुल तक ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं और अब कुछ शहरी जो मोटर बाइक्स पर यकीनन होंगे वही ग्रीन बेल्ट के जरिए वहां से कुछ ऑल्टरनेट रूट ले पा रहे होंगे। इसके अलावा कुछ मरीज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं जो इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे इरशाद कुरैशी ने भी हमें अपडेट किया कि ट्रैफिक की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अब शामिल करते हैं खुर्शीद शाह का बयान, जिन्होंने कहा है कि वजीर आजम निशानदही कर चुके हैं, कठपुतलियों के खेल खेले जा रहे हैं। वजीर आजम ने साजिश की वजाहत नहीं की। बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ पर फर्ज है कि कौम को बताएं कौन क्या साजिश कर रहा है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ पर फर्ज है कौम को बताएं कौन क्या साजिश कर रहा है। कठपुतलियों का खेल और साजिश पैनमा से बड़ा मामला है। खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर वजीर आजम मुल्क, कौम, जमहूरियत से मुखलिस हैं तो साजिश को बेनकाब करें। उन्होंने कहा कि साजिश बेनकाब ना की तो समझा जाएगा वजीर आजम पैनमा केस को उलझाने के लिए बातें कर रहे हैं। यह बयान दिया है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने। एक बार फिर मरियम नवाज की पेशी की बात करते हैं तो मरियम नवाज पहली बार JIT में पेश हुई। इस मौके पर वो इंतहाई पुरएतमाद नजर आ रही हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज JIT में पहली बार पेश हुई। पेशी से पहले मरियम नवाज की अपनी वालदा के साथ ली गई तस्वीर में उनके चेहरे पर इत्मीनान की झलक दिखाई दे रही है। वालदा के हाथ में कुरान पाक का नुस्खा है जिसे देखकर लग रहा है वालदा ने बेटी को दुआओं के साथ रुखसत किया। जुडिशल अकेडमी रवानगी के वक्त की तस्वीर में देखा जा सकता है कि मरियम नवाज सिया गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट सजी है। इस मौके पर मरियम नवाज सब्ज लिबास में मलबूस थी, सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो अपने शौहर कैप्टन सफदर के साथ सिया गाड़ी में जुडिशल अकेडमी आई। उनके भाई हुसैन और हसन भी साथ थे। मरियम नवाज ने गाड़ी से उतरकर कारकुनों को देखकर हाथ हिलाया। वो खुद एतमादी से जुडिशल अकेडमी में दाखिल हुई। इस मौके पर आसिफ किरमानी और वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। मरियम नवाज के खावंद कैप्टन सफदर ने कहा है कि मुश्किल वक्त ज़रूर है मगर नवाज शरीफ के हाथ साफ हैं। कैप्टन सफदर जो जुडिशल अकेडमी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम राह हक पर हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज JIT में उस घर की बेटी पेश हुई जिसके दादा का भी एहतसाब हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने तो अपनी बेटी तक को नहीं अपनाया। गुलाम साक से लेकर 12 अक्टूबर से आज तक और उसकी बेटी आज इस मुल्क और कायदे आज़म की रियासत को बचाने के लिए JTI के सामने पेश हुई है, JIT के सामने पेश हुई है। ये रोज़ आईटियाँ बदल जाती हैं, मुझे तो नाम ही नहीं याद रहते और पता नहीं कितनी आईटियाँ और आएंगी। दोस्तों, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है मगर नवाज शरीफ साहब के हाथ साफ हैं। नवाज शरीफ साहब को अगर 12 अक्टूबर का वो यलगार पाकिस्तान की खिदमत से रोक नहीं सका तो सुन लो कूफे वालों, तुम्हारी चालें उल्टी चल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 3 रुपए 12 पैसे महंगा हो गया है।
रुपए की कीमत में गिरावट हुई है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 3 रुपए 12 पैसे महंगा हो गया है और $1 की अब कीमत पाकिस्तानी रुपयों में देखी जाए तो 108 रुपए तक पहुंच गई है, यानी कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिर गई है और 30 माह की सबसे बड़ी यह गिरावट इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी जो जुडिशल एकेडमी के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आज JIT के सामने पेश हो गई हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को JIT के सामने पेश करके कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी साबित कर दी। मरियम नवाज इस कौम की बहादुर बेटी है, एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी, जिसका इस सारे केस से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिसका जिक्र नहीं, पानामा केस में जिसका जिक्र नहीं, उसे भी आज यहाँ पे JIT पे बुलाया गया। लेकिन हम अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ, उनकी आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से जो कमिटमेंट है, हम उसे सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने आज अपनी काबिल फ़ख्र बेटी को भी, जिनका जैसे मैंने जिक्र किया कि कतई तौर पे किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, आज उन्हें भी JIT के सामने भेजा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम कानून का, अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि वो हकूक़ जो पाकिस्तान के एक शहरी को हासिल है, वो मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को भी हासिल होने चाहिए। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि JIT में क्रिमिनल इंक्वायरी हो रही है, ड्रामा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादशाह की शहजादी को बुलाया गया है। मरियम नवाज की पेशी पर इमरान खान का बयान सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि JIT में क्रिमिनल इंक्वायरी हो रही है और उन्होंने कहा यह ड्रामा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादशाह की शहजादी को बुला लिया गया है, बादशाह की शहजादी को पुलिस वाले सल्यूट कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा मुल्क का मजाक उड़ाया जा रहा है। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। आज जुल्म की इंतहा की गई कि आज हमारी बेटी को, बेगुनाह बेटी को आज JIT में तलब किया गया। आज एहतसाब के नाम से ये खाइफ, ये सदके के बकरे, ये जिनकी कुर्बानी इंशाल्लाह इससे पहले इनकी सियासत की कुर्बानी होगी इस पर। ये 1999 नहीं है, ये 1993 नहीं है, ये 2017 है। नया पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पाकिस्तान, तरक्की का पाकिस्तान। अलीमा खान, उस्मा खान, जिन्होंने ऑफशोर नाजायज कंपनियों में खैराती पैसों के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, हम उनको कौम की बेटियां ही तसव्वुर करेंगे। इमरान खान ने जो ज़बान हमारी बेटी के लिए इस्तेमाल की, इमरान खान, टेरियान भी तुम्हारी बेटी है, उस्मा भी तुम्हारी बहन है, अलीमा खान भी तुम्हारी बहन है। अगर हमारी ज़बान खुली तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जबकि मरियम नवाज ने JIT के सामने पेश होने से कबल अपने वालिद की फिक्रमंदी का जिक्र करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी दिखाते हैं। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT के सामने आज मरियम नवाज के आसाब का इम्तिहान है। मरियम नवाज ने पहली बार JIT के सामने पेश होने से कबल अपने वालिद की फिक्रमंदी का जिक्र करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने अपने वालिद की आंखों में बेटी की पेशी के मौके पर तशवीश और खदशात के साए देखे। मरियम नवाज ने वालिद को तसल्ली दी, कहा आपने तरबियत दी है, न झुकूंगी न किसी दबाव में आऊंगी, मुझे जुल्म और नाइंसाफी से लड़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती, JIT के सामने जरूर पेश होंगी। मरियम नवाज कहती हैं वालिद से कहा कि आपकी तरबियत के मुताबिक कानून की पासदारी करूंगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज JIT में पेश हो गई। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पूछगिछ का सिलसिला जारी है। JIT का इजलास इस वक्त फेडरल जुडिशल एकेडमी में जारी है। इसी पूरी खबर पर तज्ज़ियों और तबसरे के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब।
मज़हर साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी, सिक्योरिटी की अभी हम बात कर रहे थे, हमने बड़ी डिटेल में बताया, इतने एहलकार तैनात किए गए हैं, इतने कॉन्वॉय के साथ वो आई। हम जब वज़ीर आज़म पेश हुए थे, हमने देखा कि उन्होंने इतनी प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आम शहरी की तरह पेश हूँगा, लेकिन मरीम नवाज़ इतनी सिक्योरिटी के साथ आई, क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, सिक्योरिटी तो होती है, इसमें कोई जो है ऐसी बात भी नहीं है। सिक्योरिटी होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल लीडर्स अगर हों तो उनकी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके सपोर्टर्स पहुंच जाते हैं, कोई अनरूली क्राउड आ जाता है, फिर जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम रहती है। एक मसला होता है सिक्योरिटी का, एक मसला होता है प्रोटोकॉल का। जो प्रोटोकॉल है वो सरकारी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। जो लोग सरकारी ओहदा नहीं रखते वहाँ तनकीद बनती है। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, आप सिक्योरिटी भी आप किस हद तक करते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि माजी में भी, इवन अगर ऑपोजिशन लीडर भी है तो ऑपोजिशन लीडर के लिए भी सिक्योरिटी होती है, और ऐसे मामलात में हमने देखा है, माजी में भी देखा है और पिछले 3, 4, 5 सालों में भी हमने देखा है। तो प्रोटोकॉल पे तनकीद जो होती है ना, वो प्रोटोकॉल पे तनकीद जायज़ है, क्योंकि प्रोटोकॉल अनप्रेसिडेंट प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते रहते हैं और बनता भी एतराज़, लेकिन हमारे यहाँ कोई फ़िक्स रूल्स नहीं है इस चीज़ के लिए। इन्हीं चीज़ों को वायलेट भी किया जाता है। हमने माजी में भी देखा है। तो आज भी जो एतराज़ बुनियादी तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा के प्रोटोकॉल के हवाले से आ रहा है वो यही आ रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहब का अगर प्रोटोकॉल होता फिर भी बात बनती, क्योंकि वज़ीर आज़म है। तो वो जो तनकीद है वो तनकीद अपनी तरफ पे वज़न रखती है। लेकिन हमारे यहाँ जो इवन पार्टी हेड्स होते हैं, पार्टी हेड्स के बारे में भी ये तनकीद रही है कि पार्टी हेड्स को जो सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है, इवन इमरान खान पे ये तनकीद रही है। ये तनकीद रही है कि वो सरकारी प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को हमने अलग अलग रखना है। यहाँ सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि एक तो थ्रेट्स की वजह से, और दूसरे ये कि अनरूली क्राउड आ जाए, जुडिशल एकेडमी के करीब पहुँच जाए, उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी की गई है। और मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ साहिबा की जो सिक्योरिटी है वो अपनी जगह, उसमें मुझे कोई अर्ज नहीं होता। जी बाबर सत्तार साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है मुकदमा किस तरफ जा रहा है और जीआईटी की कार्रवाई किस सिमत की तरफ जाती नजर आ रही है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफी ब्रॉड गाइडलाइंस दी थी और उन्होंने इसेंशली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी थी कि आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के एसेट्स और इनकी फैमिली के एसेट्स क्या हैं पाकिस्तान से बाहर, और इज ही लिविंग बियॉन्ड हिज मींस, जो एक बेसिक ऑफेंस बनता है नैब के कानून के नीचे भी, एंटी करप्शन लॉ के नीचे भी, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में। हमने अभी तक ये देखा, या कम से कम जितनी खबरें आई हैं, वो तो जब जीआईटी की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें सोची, किस डायरेक्शन में गए। लेकिन ज्यादातर टाइम लगता ये है उन्होंने फोकस किया है उस ऑल्टरनेटिव मनी ट्रेल के ऊपर जिसका अंदिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में था, जो हुदैबिया पेपर मिल से रिलेटेड थी कि ये 90 से केसेस चलते आ रहे हैं, ये मेरिट पे इनके फैसले नहीं हुए, ये टेक्निकलिटीज पे फैसले हुए और ये नॉकआउट हो गए। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, और दूसरी एक्सप्लेनेशन वो है जो शरीफ फैमिली दे रही है कि ये कतर के थ्रू पैसा आया। तो लग ये रहा है कि जेआईटी ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है उस ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को इन्वेस्टिगेट करते हुए, और अगर वो ये क्रेडिबल सामने लेके आ जाते हैं कि इस तरह से ये पैसा गया और उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मिलती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिलती है और वो एक्सप्लेनेशन आती है, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा फॉर्मिडेबल एक क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि एक वो मनी ट्रेल है जो ज्यादा क्रेडिबल नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, और दूसरी तरफ इन्होंने एक अपनी इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि असल में पैसा यहां से गया और ऐसे गया। ठीक है बाबर सत्तार साहब, आप भी हमारे साथ रहिए, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। 1 मिनट में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचानी है, उसके बाद वापस आपका रुख करेंगे। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल क्या चल रही है? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 46,200
19 की सतह उबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां इस वक्त मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 46,219 की सतह उबूर कर गया। और एक बार फिर बात करते हैं मरियम नवाज की पेशी की। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर कानून बाबर सत्तार साहब, जब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रखा है मजहर अब्बास साहब ने। बाबर सत्तार साहब, एक पॉइंट है जिस पर आपका जवाब चाहेंगे। आज फिर नून लीग ने, आसिफ किरमानी ने मुतालबा किया कि जो उनका मरकजी गवाह है कतरी शहजादा, उससे कोई उनका बयान कलमबंद नहीं किया जा रहा, उनसे तफ्तीश के लिए जाया नहीं जा रहा। वो बहुत एविडेंट है इस पूरे केस में। कैसे देखते हैं आप उसको लीगली? देखिए, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें जितनी पॉसिबल लीड्स हैं या जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तमाम पॉसिबिलिटीज जेआईटी को देखनी चाहिए। लेकिन ये जब जेआईटी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता कि उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, उन्होंने अपना स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने वजह किया उनके लिए, आसिफ किरमानी साहब ने नहीं किया, उन्होंने उसे कैसे अंडरस्टैंड किया और उसे कैसे एग्जीक्यूट किया। अब अगर भी इस एक्सप्लेनेशन को एड्रेस ही नहीं करते, जो एक्सप्लेनेशन शरीफ फैमिली ने सामने रखी थी, तो जरूर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म रहेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दरमियान एक पार्टी जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं डायरेक्ट कर सकते कि आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे चलानी है। ये इन्वेस्टिगेटर्स का काम है और उन्होंने किसी को सेटिस्फाई नहीं करना सुप्रीम कोर्ट के अलावा कि आपने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऑनेस्टली और विद इंटेग्रिटी, डिलिजेंस के साथ हमने एग्जीक्यूट की और जो चीजें हमें कही थी उन्हें हमने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया। अब अगर उसमें बिल्कुल एड्रेस ना किया उन्होंने ये कतर वाले एंगल को, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा। गालिबन सुप्रीम कोर्ट ये अपॉर्चुनिटी भी देगी अगर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नवाज शरीफ और बाबर साहब ये बताएं कि अगर जो भी जेआईटी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसकी बुनियाद पे 3 रुकनी जो बेंच है वो जो जिस नतीजे में भी पहुंचेगा, उसके बाद का सिनेरियो क्या ये फाइनल होगा या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट में ट्रायल की तरफ रेफर करेगी? इसके बाद का जो सिनेरियो है वो मुमकिन क्या नजर आ रहा है? सर यही, दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। इसी के ऊपर अब 184(3) के अंदर ये सुन सकते हैं मुकदमा, तो इसके ऊपर तो कंसेंट दी थी दोनों पार्टीज ने, लेकिन 184(3) में क्या क्या काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उनका आईनी दायरा कार क्या है, ये एक सवाल था जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट थी मेंबर्स की हमें नजर आई। दो ने फैसला कर दिया कि वो डिक्लेरेशन इशू कर सकते हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन भी इशू कर दी। बाकी 3 में जस्टिस एजाज अफजल खान की जजमेंट से ये नजर आता है कि वो ये कह रहे हैं कि ट्रायल के बगैर आप प्राइम मिनिस्टर को फारिग नहीं कर सकते, अगर क्रिमिनल ऑफेंस बनता हुआ तो फिर ट्रायल होना चाहिए। सो जो जजमेंट उन्होंने लिखी थी उससे तो ये नजर आता है कि अगर जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर ऐसा एविडेंस नजर आता है कि ये गिल्टी हैं, इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो वो उस जजमेंट के मुताबिक गालिबन ये रेकमेंड किया जा सकेगा कि इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का ट्रायल करें। जिस तरह किसी के भी खिलाफ अगर रिपोर्ट आती है जिसमें से चार्जेस निकलते हैं तो वो चार्जेस फ्रेम होंगे, ट्रायल होगा, उसके अंदर फिर एविडेंस प्रूव और डिसप्रूव होगा और फिर जजमेंट की तरफ बात जाएगी। जो बाकी 2 जज साहिबान हैं उन्होंने ये पॉसिबिलिटी ओपन छोड़ दी थी। उन्होंने ये कहा कि मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये रास्ता बंद नहीं किया था कि हम डिक्लेरेशन पास नहीं कर सकते 184(3) में। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल फर्ज करें अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि इनका ट्रायल होता है, ट्रायल बनता है, तो ड्यूरिंग द ट्रायल क्या एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल होगा और ड्यूरिंग दी हिज टेन्योर उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा, या ये प्रेशर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि बेहतर ये है कि अगर वो स्टेप डाउन कर जाएं उस दौरान? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को तो कोई इम्यूनिटी नहीं है क्रिमिनल ट्रायल के अगेंस्ट। हमने प्रेसिडेंट को किसी हद तक इम्यूनिटी हासिल है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लैरिफाई किया है कि अगर वो कोई ऐसा काम करें जो उनके ऑफिशियल दायरा कार से बाहर है तो उसके ऊपर उनका ट्रायल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर को तो ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो कल फर्ज करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक FIR कट जाती है किसी क्रिमिनल केस की, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है और उसके बेसिस के ऊपर अगर उनका ट्रायल किया जाए तो ट्रायल भी हो सकता है। ये तो क्योंकि हम
ये समझते हैं एक्चुअल पावर डायनामिक्स के खिलाफ बैठे हुए जब वो हाजिर नौकरी हो तो कौन ये गुस्ताखी करेगा कि उनके खिलाफ ट्रायल चलाए या प्रोसिक्यूशन फाइल कर दे, चार्जेस फ्रेम कर दे। इस रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी की वजह से हम सोचते हैं कि ट्रायल नहीं हो सकता। लीगली तो ट्रायल हो सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि उनको ऊपर ट्रायल करें तो ट्रायल हो सकता है। फिर एक मॉरल क्वेश्चन और एथिकल क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर के लिए है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि इनके ऊपर ट्रायल चलाएं तो उनके पास कोई मॉरल जस्टिफिकेशन होगी कि इस तरह का प्राइमा फेशिया व्यू जब सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म कर लिया और ये भी डायरेक्शन दी कि देखें, कंसिडर करें कि क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हो प्राइम मिनिस्टर के, तो जब वो अदालतों में भी पेश हो रहे होंगे और साथ वो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे मुल्क के, तो मेरा ख्याल है ये फैसला उस जुमरे में आज का जवाब नहीं होगा, लेकिन इसका एक एथिकल बड़ा क्लियर जवाब है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना चाहिए उस ऐसी सूरत हाल में। जी बाबर सत्तार साहब और मदर साहब, आपसे गुजारिश है हमारे साथ ही रहें। जैसा कि आज के अहम केस की अहम पेशी के मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज जो JIT में मुकर्रर वक्त पर पेश हुई और तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं कि इनसे पूछगछ का सिलसिला जारी है। यह इजलास अपने वक्त पर शुरू हुआ। ऑफशोर कंपनियों, लंदन फ्लैट्स और वालिद के जेर कफालत होने से मुताल्लिक पूछगछ का इम्कान है। जुडिशल अकेडमी में दाखिल होने से पहले उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी गई और वहां पर जो मौजूद कारकुनान थे उन्होंने वहां पर उनका हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब भी दिया। और इस वक्त JIT सेक्रेटेरिएट से अपडेट ये है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो थोड़े मुतहर्रिक हो गए हैं, हलचल देखी जा रही है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मरियम नवाज JIT की इमारत से बाहर आने वाली हैं। इस वक्त मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले तकरीबन 2 घंटे होने को हैं। मरियम नवाज को 11 बजे समन किया गया था। मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची और आप मनाजिर भी अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब वो यहाँ पर अपने प्रोटोकॉल के साथ आई तो उनके साथ उनके भाई हुसैन नवाज, हसन नवाज, उनके शौहर कैप्टन सफदर और उनके बेटे जुनेद भी मौजूद थे। कारकुनान नारे लगा रहे थे और उन्होंने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का खैर मकदम किया और फिर वो इस इमारत के अंदर चली गई। और अभी बिल्कुल, और अभी हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। JIT सेक्रेटेरिएट में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, 2 घंटे हो गए हैं मरियम नवाज को इजलास अंदर जारी हुए हुए, JIT का इजलास जारी हुए हुए, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मरियम नवाज को तकरीबन 2 घंटे से करीब वक्त हो चुका है। अभी इस वक्त गाड़ी लग चुकी है और सिक्योरिटी एहलकार काफी मुतहर्रिक हो गए हैं। इससे आप अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि अभी कुछ देर में मरियम नवाज जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि यही जाहिर किया जा रहा था, इसी बात की एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा मरियम नवाज का। जिस तरह हुसैन नवाज को 5 से 6 घंटे बिठाया जाता है, हसन नवाज को भी काफी देर बिठाया गया था। अयाज, इस वक्त आप बताएं जुडिशल अकेडमी के अंदर इस वक्त कौन कौन लोग दाखिल हुए हैं? देखिए जी, इस वक्त कैप्टन सफदर भी यहाँ मौजूद हैं, उनके बेटे मरियम नवाज के बेटे जो हैं वो जुनैद, वो भी यहीं पे मौजूद है। हसन और हुसैन नवाज दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी जो काबीना का जो अरकान हैं यहाँ पर मरियम औरंगजेब हैं और दीगर जो साथ इनके आए थे अमीर मकाम, वो इस वक्त बाहर गाड़ियों में मौजूद हैं, क्योंकि जब मरियम नवाज आई थी तो इनके साथ 2 से 3 गाड़ियां भी जो है इनके साथ उस काफिले में आई थी। तो वो लोग यहाँ बाहर गाड़ियों में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मेयर इस्लामाबाद है शेख अंसर, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी इंतजामिया जो है यहाँ पर वो इस वक्त फेडरल जुडिशल अकेडमी के उस दरवाजे के सामने मौजूद है, जिस दरवाजे से जो है वो मरियम नवाज अंदर इस बिल्डिंग में दाखिल हुई हैं। हम देख सकते हैं सर कैप्टन सफदर बाहर आ रहे हैं, मरियम नवाज बाहर आ गई हैं। JIT में पेशी के बाद मरियम नवाज वजीर आजम की साहबजादी JIT की इमारत से बाहर आ गई हैं। आप देख सकते हैं उनके हमरा, उनके शौहर कैप्टन सफदर और हुसैन नवाज उनके भाई हाथ हिलाते हुए मौजूद हैं। हुसैन नवाज ने वहां पर कारकुनान जो मौजूद थे उनके जो नारों का जवाब दिया है, हाथ हिलाकर दिया। और मरियम नवाज तकरीबन 2 घंटे तक वो जुडिशल अकेडमी की बिल्डिंग में रहीं और इस दौरान पूछगछ जारी रही। और अब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज जुडिशल अकेडमी की बिल्डिंग से बाहर आ रही हैं। उनके हमरा वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ के भाई हुसैन नवाज, हसन नवाज और उनके खावन कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मौजूद हैं। और अशर ऐसा मालूम होता है कि जैसे बाकी हमने शरीफ खानदान के मेंबर्स को देखा, वो बाहर आते हैं, वॉक करके आते हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, जो खुसूसी उनके लिए डाइस लगा होता है उस पर मरियम नवाज भी उसी तर्ज से बाहर आ रही हैं और कारकुनान को इस वक्त हाथ हिलाकर वेव कर रही हैं, खैर मकदम कर रही हैं। और ऐसा मालूम होता है कि वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगी। उनके हमरा मरियम औरंगजेब और उनके भाई हसन और हुसैन भी मौजूद हैं और इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो रही हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने उन बहनों भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी माँओं का, अपने साथियों का, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, आप सब मीडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इतनी देर से धूप में यहाँ खड़े हैं मेरे इंतज़ार में, और पूरे पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, भाई बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग आज मेरे से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जिन्होंने मुझे पैगामात भेजे, लातादाद पैगामात भेजे, मुझे दुआएं मौसूल हुई, मुझे सपोर्ट के मैसेजेस मिले, मैं आप सब की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये सपोर्ट और ये जो जज्बा है, ये जो खलूस है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आप सबका शुक्रिया। मैं अपनी बात कर लूँ पहले प्लीज़। और अभी मैं JIT से आई थिंक 2 घंटे का सेशन करके आई हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया, और अपने वालिद के बाद, अपने चचा के बाद, अपने भाइयों की, जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी पे दर पे पेशियों के बाद आज बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मुझ पे पिटिशनर ने जो भी इल्ज़ामात लगाए, प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट होने का या बेनिफिशियल ओनर होने का, वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से, और उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। और JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूं? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है कि इल्ज़ाम लगाने वालों को उनके लिए जो इल्ज़ामात मिले वो उनके ज़ाती कारोबार से मुतल्लिक थे, उन दहाइयों से मुतल्लिक थे जिनमें वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ सियासत से उनका दूर का कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, या वो ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से सवाल आते उस ज़माने के हवाले से, या फिर मेरे दादा मरहूम के कारोबार के हवाले से वो सवाल आते। और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए मैं समझती हूँ ये फ़ख्र की बात है कि 2 दफ़ा वो चीफ़ मिनिस्टर रहे, तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म हैं। इल्ज़ाम लगाने के लिए उनके पास इन तीनों अदवार की एक बात भी नहीं है। उन्होंने जितने भी माशाअल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, या वो कुछ भी हो, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है, उस पर नवाज़ शरीफ की मोहर है। और उन सब
प्रोजेक्ट्स में से एक पाई की करप्शन तो दूर की बात, वो कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके। तो इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए, एक फैमिली के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, एक मुल्क के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकती। और रही बात फैमिली बिजनेस की, तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि 60 की दहाई में या 70 की दहाई में या 80 की दहाई में फैमिली के जो भी बिजनेस थे, जो भी लेन देन थे, उसी के मुतल्लिक सवाल घूम फिर रहे हैं। और पब्लिक का एक पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी एक पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है। मगर आपस के कारोबार के मामलात, ज़ाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की किकबैक, एक पैसे की कोई अनोमली, एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ। लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आ सकी कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे ज़िम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है। और जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुर्द बुर्द के हैं, जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे से लेन देन के हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। और जो 70-80 साल से बिजनेस फैमिली है, वो अपने जो एसेट्स है उनको जस्टिफाई कर सकती है, वो मींस जस्टिफाई कर सकती है। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि जिन लोगों का सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के, जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई ज़रिया आमदन नहीं है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा, तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की को ये ताकत नहीं दी, किसी इंसान की वो हैसियत नहीं है, किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। और हमने, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हुक्मरान का जो एहतसाब है, जो हुक्मरानी का एहतसाब है, वो बहुत कड़ा होता है अल्लाह ताला के दरबार में। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, दे चुके हैं और बार बार दे चुके हैं। ये कोई पहला एहतसाब नहीं है, ये 5वां एहतसाब हो रहा है हमारा। 5 महीने सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अब 70 दिन JIT को हो गए, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। और ये तो एक तरह से हमारी मदद हो गई है कि जो हुक्मरानी के हिसाब से या हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था, उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मगर मुझे उस इंसान की दुनिया से भी खौफ आता है, उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है, जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्ज़ामात के, बहतानों के, जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या, शायद इस दुनिया में भी वो हिसाब ना दे सके। 1 मिनट। और ये पहली लीक्स नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया, पैनामा लीक्स, एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही है, वजह ये है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। सब जानते हैं कि जो बेटी है, इस्लामी रवायात में, मशरकी रवायात में, बेटी वालिदैन के और स्पेशली ख़ुसूसन अपने वालिद के दिल का नरम तरीन और हसास तरीन हिस्सा होती। और नरम तरीन हिस्सा अगर वो वालिद के दिल में हो तो वो फातिमा तो ज़हरा की तरह होती है। अगर वो अलम उठा के मैदान में आ जाए
तो वो बीबी ज़ैनब की तरह होती है। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमज़ोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। और अगर किसी का ये ख्याल है कि बेटियों को इन्वॉल्व करके और इस तरह से वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को किसी इम्तहान से दो चार करेंगे, तो वो सुन लें कि मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी हूँ, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे ये तरगीब दी कि झूठ के आगे, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। मगर ये वो लोग समझ नहीं सकते जिनको बेटियों की कदर नहीं है, जिनको बेटियों की तकरीम का पता नहीं है, जिनको ख़ानदानी इक़दार का पता नहीं है, शायद वो ये बातें कभी समझ नहीं सकेंगे। मगर आज मैं पाकिस्तान की हर उस बेटी से मुखातिब हूँ जो अपने वालिद से मोहब्बत करती है, और हर उस वालिद से मुखातिब हूँ जो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है कि बेटियाँ, अगर नवाज शरीफ की बेटी को आप इसलिए निशाना बनाएंगे कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, तो वो उसका जवाब इसलिए देगी, वो वापस लड़ेगी इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। और अगर किसी का ये ज़ोम है कि हमें तो हाजिर होना था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमारे पास भी बहुत रास्ते थे। हम भी टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेकर, इम्यूनिटी का सहारा लेकर, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एज़ वज़ीर आज़म अवेलेबल थी, हम भी इक़्तिदार के इवानों में छुप सकते थे। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को हस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। हम भी अदालतों से एब्सकॉन्डर होके नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। हम भी ये कर सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया और अब दे रहे हैं। 3 नस्लों का हिसाब दिया और बार बार दिया। और ये याद रखो कि आइन और कानून की हिफाजत और पासदारी के बदले में नवाज शरीफ ने जो वार अपने दिल पे लिए हैं, जिस एहतसाब की भट्टी में से वो गुजर के आया है, जिस तरह उसने मर्दाना वार शेर दिल इंसान की तरह एहतसाब का सामना किया है और बार बार किया है, बेरहमाना एहतसाब का सामना किया है, वो ये एहतसाब और ज़ख़म जो हैं वो अपने सीने पे सजाकर तमगों की तरह 2018 में अवाम के पास जाएगा। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके ख़िलाफ़ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। और साजिशें भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है। वो साजिश झेल जाएगा, वो बर्दाश्त कर जाएगा, मगर वो वतन की खातिर ज़बान नहीं खोलेगा, वो वतन की खातिर चुप साध के रहेगा। मगर मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सियासी मुखालफीन को, और साजिशें जिस तरह की वो कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अवाम उसकी ताकत है नवाज शरीफ की, और अवाम को इतना एतबार है। लीडर भी होते हैं, सियासतदान तो यहाँ बहुत हैं, मगर नवाज शरीफ एक वाहिद लीडर है जिस पे कौम एतबार करती है और जिसका लोगों को पता है कि ना वो खुद झुकेगा, ना वो अपने वोट को झुकने देगा, और वो आइन और कानून और सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। उसके अलावा किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी गैर कानूनी, गैर आइनी कदम के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाए। एक मिनट नहीं, अब मेरे कुछ सवाल बनते हैं, और वो ये सवाल हैं कि
लीक्स के अंदर 400-500 ख़ानदानों के और भी नाम आए। और इससे ज़्यादा मुज़िका खेज़ और बात क्या होगी कि जिन्होंने पैनामा लीक्स के ऊपर हम पे मुकदमे कर रखे हैं ऑफशोर कंपनीज़ के, मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, मगर क्योंकि पैनामा लीक्स में नाम नहीं है तो वो उनकी ऑफशोर कंपनीज़ हलाल हैं, बाकियों की हराम है। और पैनामा लीक्स कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा, अब हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। एक ही ख़ानदान का कितना एहतसाब करोगे? 3 नस्लों का एहतसाब तो हो गया, दादा की कब्र से लेके वज़ीर आज़म की ज़माना तालिब इल्मी से लेके उनके पैदा होने से पहले से लेके शहबाज शरीफ से लेके हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, मरियम नवाज़, अब हमारे बच्चे, एक फैमिली का कितना एहतसाब करोगे? 6 महीने सुप्रीम कोर्ट का केस चला, कुछ नहीं निकला। 70 दिन की JIT है। आज मुझे एहसास हुआ कि इनके पास कुछ नहीं है। ये JIT लगाकर इल्ज़ाम ढूंढ रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाना क्या है। मनी ट्रेल बहुत पहले की दे दी हुई। 1 मिनट बीच में, 1 सेकंड, मैंने अभी बात ख़त्म नहीं की, मैंने अभी तक बात ख़त्म नहीं की। और मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करोगे तो नवाज़ शरीफ पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश हुई वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया और वो पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। अब अगर उसके ख़िलाफ़ साजिश की, बाज नहीं आए, तो वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा, 5वीं दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक लो नवाज शरीफ को, वरना रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सड़कों के जाल बिछ जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। शुक्रिया। मरियम नवाज शरीफ जो गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि सब बहनों, माओ, भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं मनी ट्रेल के मुतालिक। और मैं एक बात जो है ना आप सबको बावर करा देना चाहता हूँ कि ट्रेल का अगर आपने को बात करनी है, मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। मरियम नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि JIT ने जो पूछा उसका जवाब दिया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है। मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी की हैसियत से वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पर वाजिब नहीं था।